विद्यार्थियों नमस्कार। आपको घना घना राम राम। आज का जो वीडियो है आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम पढ़ रहे कक्षा 12वीं का इतिहास और इसमें हम आज पढ़ेंगे जो टॉपिक है हमारे महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। क्या है? महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां। इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें बनाया था महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में। आज के इस वीडियो में सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि महाराणा कुंभा जो था वो एक वीर योद्धा था। वीर योद्धा ही नहीं, इसके साथ साथ में वह एक कला प्रेमी भी था। क्या था? कला प्रेमी और विद्यानुरागी भी महाराणा कुंभा को कहा जाता था। तो महाराणा कुंभा वीर योद्धा ही नहीं, कला प्रेमी और विद्यानुरागी शासक भी था। कला प्रेमी इसलिए कि महाराणा कुंभा के समय हम देखें तो बहुत सारे निर्माण कार्य महाराणा कुंभा के समय में हुए। दुर्गों के निर्माण हुए हैं, दुर्गों का जीर्णोद्धार कराया है, मरम्मत करवाई है। तो बहुत सारे निर्माण कार्य महाराणा कुंभा के साथ समय में हुए हैं। विद्यानुरागी इसलिए कह सकते हैं कि वह एक स्वयं विद्वान था। क्या था? विद्वान था, इसलिए विद्वानों का संरक्षक भी साथ में था, इसलिए हम इसको महाराणा कुंभा को विद्यानुरागी भी कहते हैं। संगीत का महान ज्ञाता था। किसका? संगीत का महान ज्ञाता। किसका महान ज्ञाता? संगीत का महान ज्ञाता महाराणा कुंभा था, इसलिए महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। वैसे उपाधियों की बात करें तो पूरे मेवाड़ में जितने शासक हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा उपाधियां धारण करने वाला जो शासक है वो कुंभा ही है, अभिनव भट्टाचार्य। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसके साथ में इसको कहा जाता है वीणा वादन प्रवीणेन। वीणा वादन प्रवीणेन। एकलिंग महात्म्य जो है उसके अनुसार जो कुंभा है वेद, स्मृति, मीमांसा, व्याकरण, साहित्य इन सब का ज्ञान रखता था। एकलिंग महात्म्य लिखा है कान्हा व्यास ने। अब देखो महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की। तो नाम याद रखना है अपने को। संगीत राज। संगीत राज। स्वयं विद्वान था महाराणा कुंभा, तो स्वयं विद्वान होने के कारण महाराणा कुंभा ने ग्रंथ लिखे। संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा। और कौन सा है? तो संगीत क्रम दीपिका ज्यादा। अपने को ऐसे याद रखना है, संगीत क्रम दीपिका। और देखिए हम तो सूड प्रबंध। सूड प्रबंध। तो महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए मुख्य जो ग्रंथ है वो यही है। इसके अलावा कामराज रतिसार भी महाराणा कुंभा का ही माना जाता है। कामराज रतिसार जो 7 अंगों में विभक्त है। कितने अंगों में? 7 अंगों में विभक्त है। 7 अंगों में विभक्त। ध्यान रख लेना, कामराज रतिसार भी है। संगीत राज जो है, इस संगीत राज के 5 भाग है। कितने भाग है? 5 भागों में विभक्त है। तो 5 भाग नाम याद रख लेना, 5 भाग के। देखो 5 भाग के जो नाम है महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए, तो ट्रिक तो कोई नहीं है, बिना ट्रिक के ही याद रखना है। पाठ, रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश और रस रत्नकोश। तो रत्नकोश सब में है। तो ये 5 भाग किसके? संगीत राज जो ग्रंथ है महाराणा कुंभा उसके 5 भाग ये पाठ रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश और रस रत्नकोश। अब इसके अलावा और बात करें हम महाराणा कुंभा की, तो इसको मेवाड़ी भाषा के अलावा दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान था। अब देखो यहाँ पर महाराणा कुंभा ने 4 नाटक लिखे हैं। कितने नाटक? 4 नाटक। तो जैसा कि किताब में बताया है हमारी कि कौन कौन सी भाषा में? मराठी, कर्नाटी और मेवाड़ी। इन भाषाओं को ज्ञान था। मराठी यानी कि महाराष्ट्र की भाषा, कर्नाटक यानी कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा और मेवाड़ी यानी मेवाड़ में बोली जाने वाली भाषा। इन भाषाओं में इसने 4 नाटकों की रचना की महाराणा कुंभा ने। किसकी? 4 नाटकों की रचना की। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना अपने को कि महाराणा कुंभा ने मराठी, कर्नाटी और मेवाड़ी भाषा में 4 नाटकों की रचना की। फिर कीर्ति स्तंभों के ऊपर अध्ययन करके उसने एक ग्रंथ लिखा। इस पर अध्ययन करके क्या लिखा? ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? महाराणा कुंभा ने। और इस ग्रंथ को शिलाओं के ऊपर खुदवाया। किसके ऊपर? शिलाओं
पर खुदवाया, और शिलाओं पर खुदवाने के बाद में क्या किया, इस शिलाओं को लगा दिया विजय स्तंभ में। किसमें लगा दिया, विजय स्तंभ, जो महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, लेकिन अभी इनको याद करना है अपने को। कीर्ति स्तंभों पर ग्रंथ लिखा और उसको शिलाओं पर खुदवा कर कहाँ लगा दिया, विजय स्तंभ पर। अब देखो और क्या चीज है, तो महाराणा कुंभा को एक और नाम से जाना, वैसे उपाधियां इसकी बहुत सारी है, एक और नाम याद रखना है अपने को जो परीक्षा में पूछा भी जाता है। महाराणा कुंभा को राणो रासो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राणो रासो। राणो रासो क्यों कहा जाता है महाराणा कुंभा को, क्योंकि यह विद्वानों का संरक्षक था। किसका, विद्वानों का संरक्षक। तो ये ध्यान रखना है अपने को, छोटा प्रश्न बनता है, राणो रासो किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को क्यों कहा जाता है, क्योंकि विद्वानों का संरक्षक था। अब विद्वान कौन कौन से, तो एक तो याद रखना है अपने को कान्हा व्यास, इसी के दरबार में कान्हा व्यास इसी के दरबार में रहते थे। इन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की। एकलिंग महात्म्य किसने की, कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की। इसके अलावा जो है मंडन वास्तुकार, वास्तुशास्त्री, प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री मंडन महाराणा कुंभा के दरबार में ही रहते थे। और यहाँ तक किताब में नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता दूं, कुंभलगढ़ जो दुर्ग बना है उसके वास्तुकार मंडन ही थे। कौन थे, मंडन। मंडन की कुछ रचनाएं हैं जो पूछी जा सकती है परीक्षा में, तो वो भी याद करनी है अपने को। नंबर 1 देव मूर्ति प्रकरण, देव मूर्ति प्रकरण। रूपमंडन, रूपमंडन, वास्तुमंडन, वास्तुमंडन, प्रासाद मंडन, प्रासाद मंडन, प्रसाद मंडन। देव राजवल्लभ, राजवल्लभ। वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र। और वास्तुकार, वास्तुकार। तो मंडन की जो रचनाएं हैं वो याद रखना, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये सभी तो नहीं पूछी जाती, प्रश्न ऐसे बनता है कि मंडन की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो ऐसे प्रश्न आता है। तो मंडन की 2 रचनाएं, 4 रचनाओं का पूछ ले तो 4 ज्यादा से ज्यादा अपने को 4 याद रख लेनी। कैसे याद रखेंगे, इसमें मंडन है, इसमें मंडन है, इसमें मंडन है, एक दूसरी कोई सी भी। ये वास्तुकार था तो वास्तुकार याद रख लेंगे, या फिर देव मूर्ति प्रकरण ऐसे याद करके परीक्षा में लिखेंगे। इसके अलावा मंडन का भाई भी कुंभा के दरबार में रहता था। कौन, मंडन का भाई। मंडन का भाई कौन था, तो नाथा। कौन था, नाथा। दोनों भाई कुंभा के दरबार में थे। और इस नाथा की जो रचना है वो है वास्तु मंजरी, याद रखनी है। क्या है, वास्तु मंजरी। किसकी रचना है, नाथा की रचना वास्तु मंजरी है। इसके अलावा जो मंडन का जो पुत्र था जिसका नाम था गोविंद, गोविंद भी महाराणा कुंभा के दरबार में रहता था। कौन, मंडन का पुत्र, पुत्र कौन था, गोविंद। तो नाम याद, तीनों देखो एक ही परिवार के, नाथा मंडन का भाई और जो गोविंद है ये मंडन का पुत्र। तो ये भी कुंभा के ही दरबार में रहता था। और जो गोविंद है, इस गोविंद ने भी अपनी रचनाएं लिखी है। तो कौन कौन सी है, वो एक अपने को याद रख लेनी बस, कला निधि। कौन सी याद रख लेनी, कला निधि। इसके अलावा और रचनाओं के नाम आते हैं जैसे उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका। तो कला निधि क्यों याद रख लेनी, क्योंकि ये मंदिर के शिखर विधान पर केंद्रित है। मंदिर के जो शिखर होते हैं, शिखर विधान के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। और शिखर विधान के अलावा जो शिखर के अंग उपांग है उनके बारे में देखिए तो यह स्वतंत्र एकमात्र ग्रंथ इसको कहा जा सकता है, कला निधि को। किसको कहा जा सकता है, कला निधि को। इसके अलावा और विद्वानों की बात करें तो स्वयं कुंभा जो था इसकी पुत्री, कौन, पुत्री रमाबाई। रमाबाई को कहा जाता है वागीश्वरी। क्या कहा जाता है, वागीश्वरी। तो ये बिल्कुल जरूर से याद रखेंगे कि वागीश्वरी किसे कहा जाता है, ऐसे प्रश्न भी पूछा जाता है। तो वागीश्वरी महाराणा कुंभा की पुत्री जो थी रमाबाई, उसको कहा जाता है। अब देखो और आगे हम चलते हैं तो और विद्वान के बारे में देखते हैं। एक जो प्रमुख रूप से जो विद्वान है वो देखते हैं। तो रमाबाई को क्या कहा जाता है, वागीश्वरी। क्यों कहा जाता है कि ये भी संगीत में रुचि रखती थी, इसको भी संगीत का ज्ञान था, इसलिए वागीश्वरी इसको कहा गया है, संगीत प्रेम के कारण। देखो और जो विद्वान है, कवि मेहा। कौन है, कवि मेहा। कवि मेहा भी
कुंभा के दरबार में रहता था और इसको कहा गया है रचनाकार। क्या कहा गया? ये प्रसिद्ध रचनाकार था, रचनाकार। यानी कि एक प्रसिद्ध रचनाकार कौन था? कवि मेहा था। ये कुंभा के दरबार में रहता था और इसकी जो रचना है वो है तीर्थमाला। क्या है? तीर्थमाला। रचना का नाम याद रखना है, कवि मेहा की रचना तीर्थमाला। और तीर्थमाला में ही 120 तीर्थों का वर्णन है। कितने? 120 तीर्थों का वर्णन किया है मेहा ने। कितने तीर्थों का? 120 तीर्थों का वर्णन मेहा ने किया है। किसमें किया है? अपनी रचना तीर्थमाला में किया है। इसके अलावा इसने बताया, क्या बताया? कि सोजत और नागौर से जो हनुमान जी की मूर्तियां लाई गई थी। किसकी? हनुमान जी की मूर्तियां जो लाई गई थी उनको कुंभलगढ़ और रनकपुर के जो मंदिर है वहां पर लगवाया गया। तो हम कह सकते हैं कि कुंभलगढ़ क्या है? किला। कुंभलगढ़ क्या है? किला या दुर्ग कहेंगे हम। और रणकपुर क्या है? पाली में है। रणकपुर में मंदिर है। क्या है? रणकपुर मंदिर जैन मंदिर है, प्रसिद्ध जैन मंदिर रणकपुर में। तो इनके निर्माण के समय कवि मेहा उपस्थित था। कौन था? कवि मेहा उपस्थित था। और इसने बताया कि सोजत और नागौर से जो हनुमान जी की मूर्तियां लाई गई थी उन मूर्तियों को कहाँ लगाया? कुंभलगढ़ और रणकपुर के मंदिरों में लगाया। इसके अलावा हम देखें तो जो प्रतिष्ठा समारोह हुआ था उस समय में, उसमें भी उपस्थित था। कौन सा प्रतिष्ठा समारोह? रणकपुर के जैन मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह। इस प्रतिष्ठा समारोह में भी कवि मेहा उपस्थित था। यह बात हो गई। एक कुंभा के गुरु, कौन? गुरु, जिनका नाम था हीरानंद मुनि। क्या नाम था? हीरानंद मुनि। हीरानंद मुनि को कुंभा ने उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि प्रदान की थी? कविराज की। तो बिल्कुल याद रख के चलेंगे, छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। हीरानंद मुनि को कविराज की उपाधि किसने प्रदान की? महाराणा कुंभा ने। अब देखो आगे बात करते हैं कि महाराणा कुंभा की और क्या उपलब्धियां रही है। तो अगली जो उपलब्धियां हैं, देखो विद्वानों की बात हुई, स्वयं विद्वान था, इसकी रचनाएं हो गई, विद्वानों की रचनाएं हो गई। अब देखते हैं हम कि स्थापत्य कला में कुंभा का क्या योगदान है। स्थापत्य, किसमें? स्थापत्य में कुंभा ने क्या निर्माण कराया। तो देखो एक प्रसिद्ध रचना है श्यामल दास की। किसकी? श्यामल दास। कविराज श्यामल दास की जो रचना है उसका नाम भी आपको पता है, जैसे पहले पढ़े हैं, वीर विनोद। कौन सी? वीर विनोद। इस वीर विनोद में श्यामल दास ने बताया कि कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्ग, कितने? 84 दुर्ग है। इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कितने? 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया? महाराणा कुंभा ने। तो बिल्कुल याद रख के चलेंगे कि मेवाड़ के अधिकांश जो दुर्ग है वो महाराणा कुंभा के द्वारा ही बनाए गए। अब 32 दुर्ग अपने को याद नहीं करने, जो किताब में दिए हैं वो याद करने। कौन कौन से हैं? तो बसंती का दुर्ग। कौन सा? बसंती का दुर्ग। अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए और तंग रास्तों पर नाकाबंदी के उद्देश्य से बसंती के दुर्ग का निर्माण कुंभा ने कराया था सिरोही में। ठीक है। दूसरा है मचान का दुर्ग। मचान का दुर्ग, इसका निर्माण मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए कराया था। तीसरा है अचलगढ़ का दुर्ग। अचलगढ़ का दुर्ग, इसका निर्माण जो है परमार शासकों के जो प्राचीन दुर्ग के अवशेष थे उसी के ऊपर अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया। जो परमार शासक थे पहले, कुंभा से पहले, तो परमार शासकों के जो किले के अवशेष बचे हुए थे उसी अवशेष पर अचलगढ़ का भी निर्माण करवा दिया। अब मुख्य रूप से हम देखते हैं तो कुंभलगढ़ का दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो कुंभा ने। देखो इसमें भी कुंभ आ रहा है, कुंभा में भी कुंभ है, और कुंभा की पत्नी जो है वो भी कुंभल नाम है। क्या नाम है? कुंभल दे। कुंभल। तो कुंभल, इसकी पत्नी के नाम पर ही इस किले का नाम रखा गया है कुंभलगढ़ का दुर्ग। तो कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। और श्यामल दास ने लिखा कि इसकी परकोटा जो है, इसकी दीवार जो है, परकोटे की दीवार, परकोटे की दीवार, परकोटे की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 36 किलोमीटर लंबी है। तो इस हिसाब से देखा जाए
तो राजस्थान की किसी भी दुर्ग की, राजस्थान की नहीं, भारत के किसी भी दुर्ग की जो परकोटे की दीवार है इतनी लंबी नहीं है। विश्व में भी किसी दुर्ग की दीवार इतनी लंबी नहीं है। इसको चीन की दीवार के बाद में दूसरी सबसे बड़ी दीवार इसको कहा जा सकता है। किसको कहा जा सकता है? कुंभलगढ़ किले की दीवार को। अब देखो आगे देखते हैं हम, तो कुंभा का अंतिम समय जो था वो इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में बीता था। किस दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभा का अंतिम समय किस दुर्ग में बीता था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। अंतिम समय में कुंभा को एक रोग हो गया था, बीमारी हो गई थी। क्या हो गई थी? बीमारी हो गई थी, बूढ़ा भी हो गया था कुंभा। तो कुंभा को उन्माद नाम का रोग हो गया था। उन्माद, कौन सा? उन्माद रोग हो गया था। किसको हो गया था? कुंभा को। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये छोटा प्रश्न बने तो अंतिम समय में कुंभा कौन सा रोग हो गया था? उन्माद रोग। यहाँ से फिर एक और छोटा प्रश्न बन सकता है तुम्हारे कि कुंभा की हत्या की गई थी। क्या की गई थी? कुंभा की हत्या। कुंभा की हत्या किसने की? तो कुंभा के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। एक का नाम था उदा और दूसरे का नाम था रायमल। क्या नाम था? रायमल। तो जो उदा था, इस उदा ने क्या किया कि कुंभा की क्या कर दी? हत्या कर दी। कब कर दी? तो 1468 ईस्वी में। कब कर दी? 1468 ईस्वी में। और शासक बन गया उदा। इसको उदय सिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है। उदय सिंह प्रथम। उदय सिंह द्वितीय आएंगे जो महाराणा प्रताप के पिताजी है, तो उदय सिंह प्रथम के नाम से उदा को जाना जाता है। फिर रायमल ने क्या किया कि उदा का जो शासन है, उदा किसी तरह से इसने स्वयं शासन सौंप दिया था रायमल को या छोड़ दिया था, तो रायमल शासक बन गया और इसके हुआ था सांगा। तो सांगा हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। किस पार्ट में? अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे सांगा के बारे में। तो अपने को यहाँ से एक तो ये ध्यान रखना है कि कुंभा को अंतिम समय में कौन सा रोग हुआ था? उन्माद नाम का रोग हो गया था। और हत्या किसने कर दी? तो कुंभा के ही पुत्र उदा ने हत्या कर दी। अब देखो, कुंभा को दान गुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दान गुरु। तो हम यहाँ देखते हैं कि कुंभा दानी था। क्या है? दानी राजा। दानी राजा। इसके साथ में धर्म एवं पवित्रता का अवतार भी इसको कहा जाता है। पवित्रता का अवतार, धर्म एवं पवित्रता का अवतार। और दानी शासक, दान करने वाला, दानी राजा, दानी शासक इसको कहा गया है। इसको कर्ण से भी बढ़कर बताया है। कर्ण ने दान किया था अपने कवच का, उससे भी बढ़कर बताया है। तो इसकी एक उपाधि भी है, दान गुरु। तो इसी कारण कहा जाता है कि यह दान अधिक देता था। इसके अलावा कुंभा स्वयं को परम भागवत कहा करता था। क्या कहा करता था? परम भागवत। जैसे गुप्त सम्राट हुए ने, उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो कुंभा भी स्वयं को परम भागवत कहा करता था। इसने आदि वराह की भी उपाधि धारण की थी। किसकी? आदि वराह की उपाधि को अंगीकार किया था। तो आदि वराह की उपाधि भी अंगीकार की थी महाराणा कुंभा ने। तो ये थी महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब इसमें एक और बचता है हमारा विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ के ऊपर भी जानकारी करते हैं। किसके ऊपर? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, पहला प्रश्न तो यहां से ऐसे बनता है, छोटा प्रश्न 1 नंबर का, कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? क्या बनता है? विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। कहां पर करवाया? तो चित्तौड़गढ़ किले में, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विजय स्तंभ इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि महाराणा कुंभा ने विजय प्राप्त करने के बाद में इस दुर्ग का निर्माण, और किस पर विजय करने के बाद में? तो मालवा के सुल्तान, बिल्कुल याद रखना, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किससे विजय के उपलक्ष्य में? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के से विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। और जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में, इसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का। तो सारंगपुर के युद्ध में जीतने के बाद में कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। अब कब करवाया, ये प्रश्न बनता है। तो किताब में अलग अलग लिखा हुआ होता है, अपने इस तरह से याद करना। 1440 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाया और 1448 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ। देखो किताबों में अलग अलग तिथियां मिलती है, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग तिथि मिलती है कब करवाया।
तो अपने को ये याद रख लेना है कि 1400, क्योंकि एक दिन में तो बन नहीं जाता है, एक साल में तो बन नहीं गया था। 9 मंजिला है, कितना? 9 मंजिला। ये विजय स्तंभ, जैसे ये विजय स्तंभ बन गया, तो ये कितने मंजिला है? यहाँ से 9 मंजिला। कितना है? 9 मंजिल ऊंचा। तो बिल्कुल याद रखना, 9 मंजिला। ठीक है। अब नीचे एक चबूतरा है, चबूतरा जिसको हम स्थानीय भाषा में ओटला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटला। 10 फीट वर्गाकार, कितना? 10 फीट वर्गाकार चबूतरे के ऊपर बना हुआ है। वर्गाकार चबूतरे के कितनी मंजिल? 9 मंजिल। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 122 फीट। 122 फीट। किसी ने 1 मीटर में बताया है, मीटर नहीं, 122 फीट है विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है। अब देखो इसका जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर विष्णु की प्रतिमा, मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा होने के कारण विष्णु ध्वज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज। तो बिल्कुल याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है विष्णु ध्वज किसे कहते हैं? तो विष्णु ध्वज विजय स्तंभ को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मुख्य द्वार पर किसकी प्रतिमा है? भगवान विष्णु की प्रतिमा है, इसलिए इस विजय स्तंभ को क्या कहते हैं? विष्णु ध्वज कहा जाता है। इसके अलावा इसमें अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है, इसलिए इसको कहा जाता है कि हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश। क्या कहा जाता है? हिंदू नहीं, भारतीय लिखेंगे हम यहाँ पर। क्या? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। भारतीय मूर्तिकला का विश्व, छोटा प्रश्न बनता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो विजय स्तंभ को। विष्णु ध्वज किसे कहते हैं? विजय स्तंभ को। किसको कहते हैं? विजय स्तंभ। इसका निर्माण किसने कराया? कुंभा ने कराया। क्यों कराया? क्योंकि गुजरात के जो मालवा के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी, इनसे विजय प्राप्त होने के बाद में महाराणा कुंभा ने कराया। अब देखो एक अंतिम बात यहाँ रह गई है हमारे इसके अंदर से, कि जो अभिनव भारत समिति, आजादी के समय जो क्रांतिकारी जो समिति थी अभिनव भारत, कौन सी? अभिनव भारत जो संस्था थी, इसके जो भी सदस्य बनते थे, नए सदस्य, उनको इस विजय स्तंभ के नीचे आकर के शपथ लेनी होती थी। तो ये जानकारी भी ध्यान रखना है कि किस संस्था के सदस्यों को विजय स्तंभ के नीचे शपथ लेनी होती थी। तो अभिनव भारत नाम की जो संस्था थी, जो क्रांतिकारी संस्था थी, उसके जो सदस्य होते थे उनको विजय स्तंभ के नीचे आकर के शपथ लेनी होती थी। तो ये छोटा प्रश्न भी याद रखेंगे साथ साथ में। इसके अलावा ये राजस्थान पुलिस और हम जो पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इनका प्रतीक चिन्ह भी है। तो ये थी महाराणा कुंभा की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां। यहाँ से एक तो ये सब बड़ा प्रश्न बन सकता है कि महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। एक इसमें से छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो ये बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो है कुंभा, ये तुम्हारे बाद में 12वीं कक्षा पढ़ने के बाद में भी तुम्हारे काम आने वाली चीजें हैं। तो बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। वीडियो को पूरा देख रहे हैं आप, इसलिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।